एक अंकुर आर्या है जी। मैंने भी देखा है कि बहुत उटपटांग बातें और उल्टे सीधे वीडियो बनाता है। एक चीज और का मैं खुलासा करूंगा इस बात से कि अंकुर आर्या के पाकिस्तान से भी कॉन्टैक्ट हैं। एक लड़का, पाकिस्तानी लड़का आपके साथ लाइव आ रहा है, आप उसके लिए फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, आप उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं हिंदुस्तानियों से, और उस तक वापस पैसा पहुंचा रहे हैं। अगर हम हमारे नबी के खिलाफ, बदतमीजी के खिलाफ ही नहीं बोलेंगे तो फिर कहां बोलेंगे फरहान साहब, फिर कहां बोलेंगे? मैं ये मानता हूं कि जब अब वही काम मुसलमानों के साथ हो रहा है, इतना एससी एसटी के साथ नहीं हो रहा जितना आपको और मुझे कटवा कहा जा रहा है, आपको और मुझे गिरी हुई नजर से देखा जा रहा है, आपको और मुझे टेररिस्ट कहा जा रहा है, इतना एससी एसटी के साथ नहीं हो रहा। वो काम, वही क्राइम जब अब उससे ज्यादा मुसलमानों के साथ हो रहा है तो मुसलमानों के लिए भी एट्रोसिटी एक्ट होना चाहिए। बिना जद्दोजहद के तो अल्लाह के नबी को इबादत करने का हक नहीं मिला था, बिना जद्दोजहद के तो गांधी जी को हिंदुस्तान में बराबरी का हक नहीं मिला था, हमें गुलामों की तरह रहना पड़ रहा था। तो अगर आपको आजादी चाहिए इस ऊंच नीच से या इस जहरीली बातों से, इन जहरीली बातों से जो आपको और मुझे देख के की जाती हैं, तो फिर आपको और मुझे कुर्बानी तो देना पड़ेगी, सामने आके तो खड़ा होना पड़ेगा। इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। मोहसिन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आईएमबी से जुड़ने के लिए। आज बहुत बहुत शुक्रिया फरहान साहब। तो आज दो मुद्दे पे बात करेंगे। पहले मुद्दे पे आता हूं कि देखिए, एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जब कोई इंसल्ट करता है या उनको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उनके अंदर एक लॉ है जिसके तहत वो लोग कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और काफी वो खतरनाक लॉ है। अच्छा खासा उनको पनिशमेंट मिल जाता है जो लोग इंसल्ट करते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ मुसलमानों को देखा जाए तो वहां पे लोग उनको कठुआ बोलते हैं, मुल्ले बोलते हैं, जिहादी बोलते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं, टेररिस्ट बोलते हैं, कोरोना फैलाने वाला बम बोलते हैं। जी। तो इसको रोकने के लिए और क्या देखते हैं आप, क्या है? देखिए फरहान साहब, मैं इस बारे में काफी सोचा है, मैंने काफी देखी हैं चीजें कि सिर्फ आपको मुझे नहीं, दाढ़ी वाले या टोपी वाले को ही नहीं, एक स्कूल में बच्ची को भी ये कह दिया जाता है कि क्या तुम्हारे पापा घर पे बम बनाते हैं, क्या तुम पाकिस्तानी हो? एक स्कूल की छोटी सी बच्ची को, ये अखबार में छपी हुई न्यूज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके लिए डिस्क्रिमिनेशन, एट्रोसिटीज जब उस जमाने में हुआ करती थी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के साथ, क्या हुआ करती थी? उन्हें एक जगह एक कुएं पे पानी नहीं लेने दिया जाता था, उन्हें एक जगह घर के सामने से सर पे जूते रख के निकलने का हुक्म दिया जाता था, उन्हें घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता था, उन्हें अपने से हकीर समझा जाता था, कमतर समझा जाता था, उनके साथ खाना नहीं खाया जाता था, उनकी बेची हुई चीजों को नहीं लिया जाता था, उनको जो प्रोफेशन, वो उनका प्रोफेशन हुआ करता था, उस प्रोफेशन को नाम से बुला के और उन्हें कमतर बता के उस प्रोफेशन के नाम से उन्हें बुलाया जाता था। बेवाओं को कुछ और कह दिया जाता था, जो गंदगी नाली वैली साफ करते हैं उन्हें उनके काम के नाम से बुला दिया जाता था। तो ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन था उनकी कास्ट और उनके काम को लेकर, उनकी अपीयरेंस को लेकर। हमारे साथ हुआ ये कि मैं ये मानता हूं कि मानिए जब एक गुनाह हो रहा है, हिंदुस्तान में एक गुनाह हो रहा है, किसी ने किसी के चाकू मारा, तो उसकी पूरे हिंदुस्तानियों के लिए एक ही सजा होगी? ऐसा तो नहीं होगा कि मुसलमानों के अगर चाकू मारा तो उसकी सजा अलग और ब्राह्मण के चाकू मारा तो उसकी सजा अलग। चाकू मारने की सजा एक ही होगी। तो आज से अगर 50 साल पहले से और आज तक हम ये मान रहे हैं कि एक एससी एसटी के व्यक्ति को अगर उसकी कास्ट से बुलाया जाता है, अगर उसे घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, अगर उसे अपने गांव में नहीं घुसने दिया जाता, तो उसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट मौजूद है जो कि नॉन वेलेबल है। तो वही क्राइम जब एक मुसलमान के साथ होता है, आपने अभी कई बार देखा होगा मुस्लिम सब्जी वालों को मार मार के निकाला गया। वो एक वीडियो जो मैंने डाला था उसमें
उसकी वजह से मुझे अरेस्ट भी होना पड़ा। उसके बाद आपने कई जगह देखा होगा कि मुसलमानों के हाथ से खाना नहीं खाते। आपने एक बेकरी का एड देखा होगा जिसमें उसने सीधे सीधे एड में ये छपवाया कि हमारे यहाँ कोई मुस्लिम स्टाफ नहीं है। जी। मुसलमानों को उनकी कास्ट की वजह से जलील करने के एतबार से जिहादी कहा जाता है, मुल्ले कहा जाता है, कटे कहा जाता है, कटवे कहा जाता है, टेररिस्ट कहा जाता है। तो जब जो काम एससी और एसटी के साथ हुआ करता था और उसको रोकने के लिए वो एक क्राइम माना गया और उसको रोकने के लिए एट्रोसिटी एक्ट लाया गया। तो मैं ये मानता हूं कि जब अब वही काम मुसलमानों के साथ हो रहा है, इतना एससी एसटी के साथ नहीं हो रहा जितना आपको और मुझे कटवा कहा जा रहा है, आपको और मुझे गिरी हुई नजर से देखा जा रहा है, आपको और मुझे टेररिस्ट कहा जा रहा है, इतना एससी एसटी के साथ नहीं हो रहा। वो काम वही क्राइम जब अब उससे ज्यादा मुसलमानों के साथ हो रहा है तो मुसलमानों के लिए भी एट्रोसिटी एक्ट होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन एक्ट होना चाहिए। आपको और मुझे या तो ये एससी एसटी वाले एक्ट में ही शामिल करें, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आप किसी एक इंडियन को उसकी कास्ट या रिलीजन या उसके काम के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, उसका आना जाना कहीं रोकते हैं, जैसे कि एक गांव में वो लगा दिए गए थे, बैनर लगा दिया गया था कि यहाँ मुस्लिम वेजिटेबल वेंडर्स की एंट्री बंद है या मुस्लिम बिजनेसमैन की एंट्री बंद है। तो ये प्रूव्ड है कि ऐसा सब कुछ हो रहा है। अखबारों की न्यूज है, तो न्यूज चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज है, हेडलाइंस है। तो जब ऐसा हो रहा है तो या तो इंडियन गवर्नमेंट और हमारे एमपीज एमएलए जो भी सेक्युलर एमपीज एमएलए हैं वो सिर्फ इतनी सी बात करते हैं कि भाई जो क्राइम एससी एसटी के साथ हो रहा था वही क्राइम अब मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो मुसलमानों को एट्रोसिटी एक्ट में इंक्लूड करना चाहिए। तो ये आप कहना चाह रहे हैं मोहसिन साहब कि ये एक्ट में मुसलमानों को भी ऐड कर देना चाहिए, तो उससे फायदा ये होगा कि ये सारे जो हरकतें हो रही है कम हो जाएगी, या फिर कम होंगी या बंद? नहीं, आप देखिए ना, आपने आखिरी बार आपके चारों तरफ कब सुना था कि किसी एक मीणा को या किसी एक एससी कम्युनिटी के आदमी को उसकी कास्ट की वजह से पब्लिकली कुछ कहा गया, फेसबुक पे उसके लिए कुछ डाला गया? आपको और मुझे तो आए दिन जिहादी कहा जा रहा है, मुल्ले कहा जा रहा है, कटवे कहा जा रहा है, टेररिस्ट कहा जा रहा है, कोरोना बम कहा जा रहा है, न्यूज चैनल कह रहे हैं। आप तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह, बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो आप बताइए मुझे कि आखिरी बार आपने कब देखा था कि एससी या एसटी के व्यक्ति को कब आखिरी बार उसके कास्ट रिलीजन या उसके काम के बेसिस पे पुकारा गया सोशल मीडिया? इनकी हिम्मत नहीं है। ये लोग बहुत डरपोक लोग हैं जो ऐसी चीजें करते हैं। अगर इनके खिलाफ कानून ले आया जाएगा तो ये डर जाएंगे। ये इनकी हिम्मत फिर नहीं है कि ये मुसलमानों को कटवे या जिहादी या मुल्ले या टेररिस्ट कहें। इनको शे इस चीज से मिल रही है कि इनके खिलाफ कानून नहीं है। हम कंप्लेंट ही नहीं कर सकते जाके, तो हमें कहा जा रहा है रोजाना, लेकिन हम कंप्लेंट नहीं कर सकते। मोहसिन साहब, कुछ आप स्टेप उठा रहे हैं कि इसका कम्युनिकेशन मिनिस्टर से, जो लोग पावर में उनको कहा जाए कि इस पे कार्रवाई करें और इस कानून को मुसलमानों के लिए लाने की कोशिश की जाए? देखिए, हर कानून को बनवाने के लिए, हर हक को पाने के लिए आपको एक बड़े रिवॉल्यूशन, एक आंदोलन, एक साथ की जरूरत होती है। मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आपके पास पहुंचा कि भाई मुसलमानों के खिलाफ मैंने सवाल किया था कि ऐसा क्यों नहीं है कि मुसलमानों को जब जातीय सूचक शब्दों से या धर्म सूचक शब्दों से या इंसल्टिंग वे में पुकारा जाता है तो उनके ऊपर, उनके लिए एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगता। तो यह हमने एक सवाल उठाया जिसको आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से लिया और आज आप मुझसे बात कर रहे हैं। हमें जरूरत है एक कलेक्टिव एफर्ट की। हम हमारे सारे लोगों से जो सेक्युलर हैं, जिन्हें हम वोट देते हैं, जो पार्लियामेंट में हैं, जो असेंबलीज में हैं, उनसे ये डिमांड उठाएं कि भाई मुसलमानों को एट्रोसिटी एक्ट में इंक्लूड कीजिए या हमारे लिए अलग से एट्रोसिटी एक्ट बनाइए। एक बात। दूसरी बात ये फराज साहब कि हमें एक साथ तो आना पड़ेगा, हमें अपने हक की आवाज उठानी तो पड़ेगी। उससे अभी हम सोशल मीडिया पे जूम के थ्रू बात कर रहे हैं, कल को हम एक जगह, जब ये लॉकडाउन का चक्कर ये खत्म हो जाएगा तो हमें एक जगह इकट्ठा होकर ये आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपको और मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई जितने आपके और मेरे बच्चों को होने वाली है अगर यही हालात रहे
तो आवाज तो हमें उठाना पड़ेगी, हमें एक साथ इकट्ठे होना पड़ेगा, लॉयर्स की मदद लेनी पड़ेगी, एक्टिविस्ट की मदद लेनी पड़ेगी, और ये मुद्दा उठाना पड़ेगा कि मुसलमानों के खिलाफ जो ऐसी एट्रोसिटीज होती हैं उनके खिलाफ एक कानून, या तो नया कानून या मुसलमानों को SC/ST वाले एट्रोसिटी एक्ट में शामिल किया जाए। क्योंकि जब ये एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने की बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, तो आपको ध्यान होगा कि SC/ST कम्युनिटी के लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया था कि पूरे हिंदुस्तान में उसकी खबर थी। तो हमें भी हमारे हक के लिए खड़ा तो होना पड़ेगा ना। या हम सोचते हैं बिना जद्दोजहद के तो अल्लाह के नबी को इबादत करने का हक नहीं मिला था, बिना जद्दोजहद के तो गांधी जी को हिंदुस्तान में बराबरी का हक नहीं मिला था, हमें गुलामों की तरह रहना पड़ रहा था। तो अगर आपको आजादी चाहिए इस ऊंच नीच से या इस जहरीली बातों से, इन जहरीली बातों से जो आपको और मुझे देख के की जाती हैं, तो फिर आपको और मुझे कुर्बानी तो देना पड़ेगी, सामने आके तो खड़ा होना पड़ेगा। हमें अब अपने घरों से निकल के और हमारे हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो मोहसिन साहब अच्छी सजेशन है। अब ये देखते हैं कि कितने लोग आपसे जुड़ते हैं और लोगों के ऊपर कितना असर होता है कि इस बातों को उठाया जाए। अब मैं आता हूँ दूसरे टॉपिक के ऊपर। एक अंकुर आर्या है जी। मैंने भी देखा है कि बहुत उटपटांग बातें और उल्टे सीधे वीडियो बनाता है, और आपने उसको भी हाईलाइट किया था। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये लोग जो हरकत कर रहे हैं, ये क्या किसी के कहने पे, आपको क्या पता चला, किसी के भड़काने के ऊपर कर रहे हैं या अपनी खुद की यूट्यूब चैनल के व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, या ये क्लियर कट एजेंडा है कि चलो मुसलमानों को छेड़ो और ये भड़केंगे? क्या लगता है? देखिए फरहान साहब, मैंने जो इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करी तो मुझे पता चला कि अकेला अंकुर आर्या नहीं है। सनातन धर्म के जो ऑफिस हैं दिल्ली में, न्यू मुल्तान नगर में उनका ऑफिस है, वहां के जब मैंने एक्टिविटीज देखी तो वहां पे मुझे 2-3 लोग ऐसे दिखे जो ऐसे चैनल चला रहे हैं, उन्हें सनातन धर्म एज ए स्पीकर बुलाता है। अब अगर मैं किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूं और आपकी कंपनी मुझे बार बार इज्जत देके बुलाएगी और मैं आपकी ही कंपनी का बार बार प्रचार करूंगा, तो कहीं ना कहीं ये मानने में, ये शक में, इस शक पे दिमाग जाता है कि कहीं मैं आपकी तरफ से तो सपोर्टेड या फंडेड आदमी नहीं हूं। तो मुझे बहुत शक है कि ऐसे लोगों को प्रमोट, ऐसे लोगों को इज्जत दे रहा है सनातन धर्म के जो ऑफिस है वो। क्योंकि एक और चैनल है जिसमें थैंक्स भारत नाम से वो चैनल है, वो भी ऐसे ही गंदा कंटेंट जो है बीच में से बुखारी शरीफ की हदीसों को बीच में से लेके और वो बोल रहा है, एक लड़का है वो बोल रहा है, और उसे भी सनातन धर्म के ऑफिस में बुलाया जा रहा है, बहुत ज्यादा बुलाया जा रहा है, तो उसको वक्ता के तौर पर बुलाया जा रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऐसे काम करवा रही हैं जान करके। एक चीज और का मैं खुलासा करूंगा इस बात से कि अंकुर आर्या के पाकिस्तान से भी कॉन्टैक्ट हैं। एक लड़का, पाकिस्तानी लड़का आपके साथ लाइव आ रहा है, आप उसके लिए फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, आप उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं हिंदुस्तानियों से और उस तक वापस पैसा पहुंचा रहे हैं। तो अगर यही काम कोई मुसलमान कर दे कि किसी पाकिस्तानी के लिए इंडिया से पैसा जनरेट करे और उस तक पहुंचाए, तो क्या हमारे ऊपर ATS और IB और रॉ इन सब की नजर और पकड़ नहीं हो जाएगी? अंकुर, ये हमें देखना चाहिए कि वो पाकिस्तानी लड़का जो जिसका नाम स्पार्टकस, वो अपना नाम बताता है, चेहरा छुपा देता है अपना, वो अंकुर आर्या के इतने कांटेक्ट में कैसे है? दूसरी बात, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान सिर्फ आपके ऊपर हमला करके ही आपको हराने की या आपके अंदर आपको कमजोर करने की कोशिश नहीं करेगा। पाकिस्तान आपके अंदर, भारत के अंदर अंदर भी दंगे भड़का के, झगड़े करा के आपको कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। तो ये लड़का कहीं पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का हिस्सा तो नहीं है? अच्युतानंद पाकिस्तान के लिए मुखबिरी और जासूसी करते हुए पकड़े गए, तो क्या ये अंकुर आर्या भी पाकिस्तान के लिए इसी चीज में तो सपोर्ट नहीं कर रहा कि हिंदुस्तान में दंगे भड़काए जाएं, हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाए? क्योंकि उनका जो कंटेंट है, जो वो अल्लाह के नबी और अल्लाह के लिए बोल रहे हैं, वो इनफ है, वो बहुत है मुसलमानों को भड़काने के लिए।
और कोई भी मुसलमान उससे भड़क जाएगा। तो अंकुर आर्या के ज्यादातर वीडियोस उस पाकिस्तानी लड़के के साथ हैं। दूसरी बात, हिंदुस्तान गवर्नमेंट को यह भी देखना चाहिए कि अंकुर आर्या किस तरीके से फंड पाकिस्तान पहुंचा रहा है। जिस तरीके से वो फंड पाकिस्तान पहुंचा रहा है उसी तरीके से पाकिस्तान से भी फंड आ सकते हैं। तो मुझे हैरानी है कि दिल्ली के अंदर बैठ के एक लड़का पाकिस्तानी लड़के के साथ हिंदुस्तान में दंगे भड़काने का काम कर रहा है और उसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट का कोई एजेंसी उसके ऊपर नजर नहीं रख रही। ये तो मुझे ये मोहसिन सर एक मिनट रोकूंगा, ये पाकिस्तान का बंदा, मैंने भी वो वीडियो देखा था, ये क्या ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं के स्टूडियो या हिंदुस्तान में बैठ के वो ढोंग किया जा रहा है कि पाकिस्तान का बंदा, क्योंकि ये दिखाने के लिए कि अगर देखो मुस्लिम ही आदमी मुसलमान के लोगों के लिए बुराई कर रहा है, तो ये भी हो सकता है एक पूरा सीन क्रिएट किया गया हो कि पाकिस्तान का नहीं है लेकिन हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तानी बन के बात कर रहा है। नहीं फरहान साहब, मुझे इस बात की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं लगती, क्योंकि अगर इंडिया में ही होता तो अभी तक ट्रेस हो चुका होता। दूसरी बात, मैंने जो उसके पुरानी चीजें देखी हैं उसके लिए पाकिस्तान, इंडिया के बाहर से भी वो पहले किसी एक फैसल नाम के लड़के के साथ पाकिस्तान दूसरी जगह पे भी ऐसे वीडियोस कर चुका है। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है। देखिए, मुझे अगर हिंदुस्तान मुझसे कहेगा कि आप पाकिस्तान जाके, मान लीजिए मैं गैर मुस्लिम हूँ और हिंदुस्तान मुझसे कहेगा कि आप पाकिस्तान जाके और भारत के लिए जासूसी करिए, तो मैं अपना नाम मुसलमान ही तो बताऊंगा, है ना साहब? मैं अपना नाम मुसलमान ही बताऊंगा और मैं उस बारे में नॉलेज भी रखूंगा। मैं दो चार मतलब जब मैं इस काम के लिए जा ही रहा हूं तो मैं उसकी तैयारी भी करूंगा, मैं उसकी प्रिपरेशन भी करके जाऊंगा। आज श्रीलंका मान लीजिए मुझे जासूसी के लिए हिंदुस्तान भेजता है तो मैं अपना नाम हिंदू रख के और श्रीलंकन का जो धर्म है उनके बारे में पूरी जानकारी करके जाऊंगा। तो पाकिस्तानी लड़का वो बिल्कुल हो सकता है और वो पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान को मुश्किल में डालना बड़ी चीज है, इसलिए वो अपने एक लड़के को, किसी भी लड़के को इस बारे में तैयार करके और अंकुर आर्य के साथ बिठा सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो लड़का हिंदुस्तानी है, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान की एक साजिश है और उसमें अंकुर आर्य और वो लड़का दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। ये लोग सोचे समझे तौर पे, अंकुर आर्य को हो सकता है पाकिस्तान से फंड मिल रहे हो जिसके लिए वो ये काम कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में झगड़े हो और दंगे फसाद। आपने कुछ चेक किया कि अंकुर आर्य जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है कब से बना रहा है, कुछ आइडिया है? मैंने करीब ये मान के चलिए कि 8-9 महीने पुराने तक भी वीडियोस इनके देखे हैं। इनमें ज्यादातर कंटेंट सिर्फ झूठी खबरें फैलाने का और मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने का कंटेंट है और ये अपने आप को यूपी सहारनपुर बेस्ड बताते हैं। और दिल्ली में मैंने असल में सनातन धर्म का जो ऑफिस है न्यू मुल्तान नगर, मैंने वहां भी फोन किया था कि मुझे अंकुर आर्य का एड्रेस चाहिए, लेकिन उन्होंने भी एड्रेस नहीं बताया। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों को ये अंदाजा है कि अंकुर आर्य के ऊपर कैसी कार्रवाई हो सकती है या वो कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। वरना आप टोंक शहर में किसी को भी फोन कीजिए, आप किसी को भी फोन करेंगे टोंक में, उससे पूछेंगे भाई मोहसिन रशीद को जानते हो, वो कहेगा हाँ जानता हूँ। उससे कहेंगे मोहसिन रशीद का एड्रेस चाहिए, वो बता देगा कि भाई नजरबाग में मोहसिन रशीद रहते हैं। तो बात यह है, या नजरबाग रोड पर मोहसिन रशीद रहते हैं। तो बात यह है कि जब आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो आपको छुपने की क्या जरूरत है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की नजर में, जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी इज्जत और आपको रेस्पेक्ट दे रही है, तो छुपने की क्या जरूरत है? तो अंकुर आर्य, मोहसिन साहब, खुलेआम ये आदमी, आप जो वीडियो रिसर्च किए हैं 8 महीने से मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर वीडियो बना रहा है और लोगों को भड़का रहा है, तो अभी तक 2 पहलू है इसको, या पुलिस की नजर नहीं पड़ी या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया, और दूसरी बात मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जो हमारे रहबर हैं उनके पास पता नहीं बात पहुंची है कि नहीं, अगर पहुंची है तो उन लोगों ने कुछ एक्शन क्यों नहीं किया? सब बहुत आप, मैं इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं चाहता। रहबर वो होता है जो रास्ता दिखाए, जो आगे आगे उस रास्ते पे आपके साथ चले। मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा कि जो आपकी परेशानी में, जो आपके दुख तकलीफ में, जो आपके अल्लाह और नबी के खिलाफ इतनी घटिया बातें होने के ऊपर आपके आगे नहीं चल रहा, खुद आगे बढ़ के एक्शन नहीं ले रहा, वो आपका रहबर नहीं है। चाहे मोहसिन रशीद की दाढ़ी इतनी बड़ी हो,
चाहे मोहसिन रशीद 24 घंटे सर पे टोपी लगा के अल्लाह अल्लाह करता रहता हो, चाहे बहुत ही बड़ी मस्जिद का इमाम हो, चाहे बहुत बड़ा मुफ्ती हो, चाहे बहुत बड़ी जमात का लीडर हो, लेकिन अगर वो इस मामले में आगे नहीं आ रहा तो फिर मोहसिन रशीद मुसलमानों का रहबर नहीं है। और दूसरी जगह मैं ये माना जाए मोहसिन भाई कि आज आप मुस्लिम कम्युनिटी पे कोई भी कुछ आके बोल जाए और हमारे पास एक सिस्टम नहीं है, हमारे पास एक लॉयर ग्रुप नहीं है कि ऐसे लोगों के ऊपर केस कर पाए। देखिए, लीगल रिसोर्सेस का नहीं होना ऐसा नहीं है कि लीगल रिसोर्सेस नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लीगल रिसोर्सेस तो हैं, लेकिन हम कलेक्टिव एफर्ट नहीं कर रहे। मतलब जो हमारे लीगल रिसोर्सेज हैं वो कौम के लिए, दीन के लिए ऐसे बहुत कम ग्रुप अभी सामने हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत करना चाहते हैं। आप समझिए कि अगर अल्लाह और नबी के लिए वो आदमी गंदी बातें कर रहा है और हमें उस पर कार्रवाई कराना है तो हाई कोर्ट तक जाते हैं, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, कहीं तक भी जाते हैं, तो उसके लिए कुछ पैसा तो खर्च होगा। एक आम लड़का, मैं आपको बताऊं, जब टोंक में मेरा ये अंकुर आर्या वाला वीडियो शेयर किया गया तो एक लड़का है शाकिर, आम सा लड़का है, उसने मुझे फोन करके कहा कि मोहसिन भाई मैं FIR कराऊंगा, आप मुझे मना मत करें। मैंने कहा यार अभी रुक जाओ, अगर वो डिलीट कर देता है तो मत कराऊंगा। उसके बाद अजीज कायम खानी एक लड़के हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मोहसिन भाई मैं FIR कराऊंगा। मैंने उन्हें भी कहा कि अभी 2-4 दिन का टाइम दो, अगर वो डिलीट कर देता। लेकिन जिन मौलानाओं को, मुफ्तियों को, मस्जिदों के इमामों को मैंने ये चीज बताई, उनमें से कोई सामने नहीं आया। जिन जमातों के लोगों को मैंने बात बताई, उनमें से कोई सामने नहीं आया। अब परेशानी क्या है फरहान साहब, कि ये जो गरीब लड़के हैं जिनके अंदर जज्बा है, जो करना चाहते हैं, वो फाइनेंशियली बहुत वीक है, वो वकील की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जान लगा सकते हैं लेकिन पैसा उनके पास है ही नहीं, तो लगाएंगे कहाँ। और एट द एंड ऑफ द डे बात ये आती है कि जब हम कार्रवाई कराते हैं तो पता चलता है वकील साहब कहते हैं कि साहब 5,000 रुपए दे दीजिए, 10,000 रुपए दे दीजिए, 25,000 रुपए दे दीजिए। तो वो पैसा कहाँ से आए? हम फाइनेंस वाले जो हमारा मोर्चा है उस पे हम कलेक्टिव नहीं है, हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है। तो अगर ऐसा है तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम शुरू में कुछ वकीलों को थ्रू आउट द ईयर अपॉइंट करें कि आपको ये सारे काम करना है और हम आपको लंप सम एक अमाउंट दे देंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हमारे पास फ्री में काम करने वाली टीम डेडिकेटेड नहीं है, बात ये है। तो हमें वो टीम डेवलप तो करनी पड़ेगी। और दूसरी बात कि जब आपके बड़े बड़े लोग, मैं किसी के खिलाफ भड़का नहीं रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिन लोगों को इज्जत दाढ़ी और टोपी की वजह से मिल रही है, जिन लोगों का रुतबा मस्जिदों के इमाम बन के या किसी जमात, बहुत बड़ी जमात के रिप्रेजेंटेटिव बन के मिल रही है, तो उन लोगों को ऐसे मामलों में आगे आना चाहिए। अगर हम हमारे नबी के खिलाफ, बदतमीजी के खिलाफ ही नहीं बोलेंगे तो फिर कहाँ बोलेंगे फरहान साहब, फिर कहाँ बोलेंगे? जी। तो ये बंदे ने अभी तक वीडियो निकाला है कि नहीं रसूल? नहीं, अभी तक नहीं निकाला, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं निकालेंगे। इसलिए अब हम लीगल एस्पेक्ट के बारे में भी सोच रहे हैं कि जिस आदमी को एहसास ही नहीं हो रहा, डॉक्टर आरती लालचंदानी जो कानपुर की डॉक्टर थी, उन्होंने बदतमीजियां करी। अब चाहे से वो पकड़ में आने के बाद ही माफी मांग रही है, माफी तो मांग रही है। अंकुर आर्या और सत्य सनातन जो चैनल है, उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ा, वो कंटिन्यू वीडियो रिलीज कर रहा है। तो अब मुझे लगता है कि ये आदमी एक एजेंडा पे काम कर रहा है, कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान से लिंक है, ये जैसा कि कह रहा है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। अंकुर आर्या अगर पाकिस्तान में उस लड़के को पैसा पहुंचा रहा है तो उसका कहीं ना कोई सोर्स है जो पाकिस्तान से फंड ट्रांसफर कर रहा है। और अगर अंकुर आर्या ये बात झूठ बोल रहा है तो फिर भारतीयों के पैसे को खाने के और लूटने के एतबार से अंकुर आर्या के ऊपर 420 की FIR दर्ज होना चाहिए कि वो ऐसा एक फेक प्रोपेगेंडा क्रिएट करके और लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहा है। तो इन दोनों ही मामलों में जांच होना चाहिए। भारतीय गवर्नमेंट को इस पे संज्ञान लेके जांच करना चाहिए कि भाई ये लड़का क्या है, क्योंकि ये दोनों चीज आपने जो बोला है काफी संगीन मामला है कि अगर हमारे दुश्मन देश के साथ अगर उसके कुछ लिंक है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा क्राइम है। और वो क्राइम नहीं, हमारे लिए खतरा है फरहान साहब जी। और दूसरी बात आपने जो कहा कि अगर इंटरनली
हमारे देश के माहौल को खराब करना चाह रहा है, भड़का के, एक कौम को भड़का के, तो वो भी बहुत बड़ा क्राइम है। तो अगर दोनों मुद्दे को अगर हम देखते हैं, दोनों में से कहीं एक जगह तो फिट होगा, कहीं ना कहीं। देखिए, आइदर ही इज पेइंग मनी टू दैट स्पार्टकस, हाँ, और ही इज क्रिएटिंग ए फेक प्रोपेगेंडा कि भाई स्पार्टकस कोई पाकिस्तान का लड़का है और उसे मैं पैसे भेज रहा हूं। अगर वो एक्चुअली भेज रहा है तो उसका नेटवर्क है। हम पाकिस्तान के साथ कैसे ये डील्स कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में हम पैसा ले रहे हैं और पाकिस्तान पहुंचा रहे हैं, है ना साहब। और दूसरी बात, अगर ये नहीं है तो फिर वो 100% 420 है। अगर ऐसा नहीं है तो वो 420 ही कर रहा है और लोगों का पैसा लूट रहा है। तो दोनों मामलों में अगर वो इस तरफ से सही पाया जाता है तो उसके ऊपर एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए कार्रवाई होना चाहिए, और अगर वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में नहीं आता तो उसके ऊपर 420 की कार्रवाई होना चाहिए। तो मोहसिन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों पॉइंट के ऊपर हाईलाइट करने के लिए। आपने आवाज उठाई है और हम भी आपकी आवाज को जहां तक हम हो सकता है आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं, हो सकता है कुछ लोग आएंगे, आपको साथ देंगे तो इसको कुछ कार्रवाई हो सकती है। बहुत शुक्रिया। तो आगे कुछ रहा डेवलपमेंट तो मोहसिन साहब आप हमें बताइएगा, हम आपकी बात को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इंडियन मीडिया बुक और फरहान हुदा साहब का, कि आप छोटी छोटी बातों को भी उनकी सीरियसनेस समझ के इन मुद्दों को उठा रहे हैं। और मैं मेरे सारे दोस्तों से, सारे व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा कि इंडियन मीडिया बुक को सब्सक्राइब करें। ये चैनल एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपके सपोर्ट और आपके साथ की जरूरत है। प्लीज सब्सक्राइब इंडियन मीडिया बुक। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thank you so much. Please subscribe to our channel to watch the Indian Media Book videos and press the bell icon for notifications.